हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर पुनः पेपर 1 में यूनिट 9 को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप मैक्सिमम डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और पीपुल्स से संबंधित जो भी पॉइंट होगा इसे आप पढ़ना है। मैक्सिमम इसमें आप जो याद रखने का डाटा है वो ये है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। तो ये गोल्स 17 हैं, ये 17 गोल्स हैं जिसे आपको सॉरी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टोटल 8 हैं जिसे आप याद रखना है। और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और 2016 में इसके कुछ गोल्स को प्राप्त भी किया गया है। और इसमें 191 देश का यह 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यह संगठन है। तो मैक्सिमम ये बातें आपको याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो MDGs के रूप में जाना जाता है, इसके टोटल 8 उद्देश्य हैं। ये पॉइंट हुआ आपको इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG है। ये शुरू हुई थी 2006-07 में हाल ही में, और 1972-87 में तक इसके लिए कार्य चली थी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, इसमें आपको यह याद रखना है कि इसका थीम था कि ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। और इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो हमारे यहाँ ऐसे पदार्थ हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसको सीमित मात्रा में उपयोग करना है, अर्थात पदार्थों को सीमित मात्रा में उपयोग ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का मेन उद्देश्य है। और इसमें टोटल 17 गोल। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCE फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको ये 17 गोल्स किससे रिलेटेड है, तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। तो मैक्सिमम ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जो आपको गरीबी या बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि से दूर रखता है, साथ ही पर्यावरण की साफ सुथरा इत्यादि पर ध्यान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में आप क्या रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र की शुरुआत कब मानी जाती है, तो पारिस्थितिक तंत्र AG टेंसले के द्वारा 1935 में इकोसिस्टम्स अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के शब्द को परिभाषित किया गया था। और इसे इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकेल्स के द्वारा 1869 में परिभाषित किया गया था। ये दो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया है मुख्य रूप जो अंडमान के पश्चिम, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा और निकोबार सुडालैंड में है। और इसके अलावा टोटल देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड में 35 हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट दैट इज द प्लेस मेनी काइंड्स ऑफ जीव और प्रजाति इत्यादि सभी जहां उपलब्ध होते हैं। यह एक स्थान जहां पे बहुत सारे जीव जंतु इत्यादि या जैव विविधताओं का क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। ये भारत में 4 है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रदूषक जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जिससे डायरेक्ट हमें इफेक्ट होता है, और द्वितीय प्रदूषक वो होता है जो उस प्रदूषक के कारण किसी दूसरे अन्य चीज को प्रदूषित उससे जो इफेक्ट होता है वो द्वितीय प्रदूषक होता है। तो इस तरह से हमारा प्रदूषण का ये 2 पार्ट आप इस तरह से समझें। पर्यावरण में पाए जाने वाले जो हमारे यहाँ गैसों की मात्राएं हैं इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखें। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% अप्रोक्सीमेट, ऑर्गन 0.93, कार्बन 0.24। निश्चित रूप से आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो मैक्सिमम लंग्स से संबंधित और फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां वो होती हैं, और इसमें SO2, NO2, CO2, BAP ये सब ज़्यादा इसमें हानिकारक होते हैं। और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कुछ बीमारियां हैं इसे आप निश्चित रूप से याद रखें। या पूछने की लगभग 80% चांस है। एज ए एग्जाम्पल जैसे मिनीमाटा, मरकरी, पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ने से मिनीमाटा होता है, ये जापान से संबंधित बीमारी है। इटाई ये कैडमियम की मात्रा बढ़ने से होती है जो लीवर किडनी को हानि पहुंचाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट की मात्रा पानी में बढ़ने से होती है। और फ्लोरोसिस की मात्रा बढ़ने से, फ्लोरोसिस भी एक बीमारी है जो फ्लोराइड एंड आर्सेनिक की मात्रा पानी में बढ़ने से हुई है। वर्तमान में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल इससे ज़्यादा ही प्रभावित है। सॉइल प्रदूषण में अपशिष्ट पदार्थों के कचरों से जो प्रदूषण हो रहा है सॉइल प्रदूषण है। नॉइज प्रदूषण भी अब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ही आ गया है, वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन के अंतर्गत ही आ गया है। नॉइज पोल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियल एरिया का जो डे और नाइट का डेसिबल में होनी चाहिए वो 75 to 70 डेसिबल
and commercial 65 to 55 decibel and residential 55 to 45 डेसिबल एंड साइलेंट जोन 50 to 40 डेसिबल डे एंड नाइट का होना चाहिए। ये आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। विशेष रूप से आप यह समझ सकते हैं कि जिन ध्वनि को हम सिंपली नहीं सुन पाते हैं वो अश्रव्य ध्वनि होता है, और जिसको हम सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि होता है, और जिसे हमें सुनने में तकलीफ या कठिनाइयाँ होती है वो प्राश्रव्य ध्वनि होता है। तो अश्रव्य जो होता है उसे अगर हर्ट्ज में मापे तो वो लगभग 20 हर्ट्ज तक होती है, और सुनने का जो होता है वो श्रव्य ध्वनि वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। बट 20,000 हर्ट्ज से प्लस की जो ध्वनियाँ होती है वो हमें प्राश्रव्य के नाम से जाना जाता है, जो हमें बहुत हमारे लिए हार्मलेस होती है। इससे अनिद्रा, बीपी का बढ़ना, गैस्ट्रोल की समस्याएं, धड़कन इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन हाउस गैस में आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 65% है, अदर देन ओजोन, मेथेन एंड नाइट्राइट्स एंड CFC इज इक्वल टू 35% है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट 65% कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट को आप ये इस रूप में देख सकते हैं, अम्ल वर्षा एसिड रेन जो है वो 5.6 pH स्केल में होता है, और इसमें SO2, NO2 और एसिड ये मिली होती है, और CFCN2O जो होता है ये ओजोन परत को ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। मैनेजमेंट ऑफ द लिक्विड वाटर को आप देखें तो इसके ट्रीटमेंट्स को 3 भागों में आप जान सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और थर्ड टर्सरी ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एंड एनर्जी सोर्स, इसकी बात हम करते हैं तो इसमें आपको जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमें प्राप्त हो रहा है प्रकृति से और ऊर्जा के स्रोत हैं, इसे हमें सीमित मात्रा में याद करना है, और इनकी पुनः पूर्ति जो होती है पुनः पूर्ति आप इसे ध्यान रखिएगा, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, इसके द्वारा हमें इसकी पुनः पूर्ति होती है। फ्रेंड्स यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, नवीकरणीय को ही हम लोग परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी बोलते हैं, इसी को अंतःभूमि या जैविक भी बोलते हैं, इसी को रीन्यूएबल भी बोलते हैं, अर्थात कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि ये जो संसाधन है ये नवीकरणीय संसाधन है, इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा इत्यादि है जिसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है, यह भूमि के बाहरी भाग में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स नवीकरणीय और नवीकरणीय इस जो आपके स्क्रीन पे ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 100% आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसको 100% याद रखें, और हमारे ट्रिक से अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि भूमि के अंदर जो कोयला, तेल, प्राकृतिक पेट्रोल इत्यादि प्राप्त होता है भूमि के अंदर है और ये नवीकरणीय है, और भूमि के बाहर जो प्राप्त हो रहा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या अनवीकरणीय है, और यह गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ एक लाइन में देख सकते हैं, सबसे लास्ट, एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर इज इक्वल टू 35 गैलन, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स पेपर 1 के यूनिट 9 में मैक्सिमम कुछ सम्मेलन है, इसे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, खास करके इनको डेटों को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, स्टॉकहोम, और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, ये आपको याद रखना है 2008। और नेक्स्ट है हमारा रियो सम्मेलन, यह आपको 3 जून टू 14 जून 1992। और नेक्स्ट है उसके बाद हमारा है जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997, 2005 जापान के टोक्यो में, और कनाडा इससे अलग हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। पेरिस सम्मेलन, पेरिस एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2015, और इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए योजना बनाई गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, इसे आप याद रखें। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा यूनिट 9 में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इसे आप निश्चित रूप से याद रखें, जो आपको यूनिट 9 को 100% कंप्लीट करेगा। और इसके सारे PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पूर्व के वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप PDF के रूप में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे हैंड राइटिंग में ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर
JRF।